हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं सुमित सारडा आज इस वीडियो के दौरान प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने एनुअल रिपोर्ट ओपन करके रखा है बजाज ऑटो लिमिटेड की। इसके अलावा मैं आईआरसीटीसी की भी रिपोर्ट आप लोगों के सामने ओपन करूंगा। आज का हमारा फोकस पॉइंट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो अनअकैडमी का ऐप है उसे भी डाउनलोड कीजिए आपके प्ले स्टोर में जाके या एप्पल स्टोर में जाके। वहाँ कई सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं। ये वीडियो, इससे पहले भी ऐसे कई सारे वीडियोस मैंने डाले हैं, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर में ऐसा वाला वीडियो डाल रहे हैं रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 क्या बोलता है पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, देखिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 की अगर मैं बात करूं, जो कि बोल रहा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में, तो वो आपको बोलता है रेवेन्यू तब रिकॉर्ड की जाएगी जब उससे रिलेटेड रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गई। उससे रिलेटेड रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गई। भाई मैंने आपको कोई गुड्स बेचे तो आपके पास गुड्स चले गए, मेरा टेंशन खत्म, अब मुझे सिर्फ आपसे पैसा लेना है। यानी रिस्क इज ट्रांसफर्ड, रिवॉर्ड ऑफ द गुड्स इज आल्सो ट्रांसफर्ड। उस गुड्स से कोई फायदा हुआ तो वो भी आपका, नुकसान हुआ तो वो भी आपका। पॉइंट क्लियर है? ऐसा सोच के देखो, एक मोबाइल खरीद के शोरूम से निकले और बाहर किसी ने आपको धक्का दिया, मोबाइल नीचे गिर गया। सामने वाले ने रिस्क भी आप पे ट्रांसफर कर दिया, रिवॉर्ड भी आपके ऊपर ट्रांसफर कर दिया है। तो सिंपल सी कहानी है कि वो एसेट पे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता है। तो भाई ऐसा क्या स्पेशल है, मतलब हम लोगों को क्या जरूरत है इसमें प्रैक्टिकल एबिलिटी की? तो जब ऐसा सोचो कि आपने एक गाड़ी खरीदा, टू व्हीलर खरीदा। अब आप जब ये टू व्हीलर खरीदते हो तो ये टू व्हीलर के अंदर में आप सर्विस, वो फ्री सर्विस बोलते हैं वो लोग, फ्री सर्विस, बट जनरली देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्री। उन्होंने आपको पैसा लिया है। तो अगर आपने कोई 60,000 रुपीज का व्हीकल खरीदा, 60,000 का, तो 60,000 रुपीज में रफली कुछ अमाउंट वो तीन फ्री सर्विस जो बोलते हैं उसका भी इंक्लूडेड होता है। तो कैन दे रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू? रिमेंबर, नथिंग इज फ्री, नथिंग इज फ्री। वो एक साल के बाद में आप जाइए, सर्विस का कॉस्ट लगता है ऑलमोस्ट रफली 500 से 600 रुपए, तो बेसिक सर्विस कॉस्ट रहता है। बाकी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड अदर थिंग्स, ऑयल चेंज, ये चेंज, वो चेंज। एक रफ एस्टिमेट अगर मैं बोलूं तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बोलता है इन केस ऑफ टू व्हीलर कंपनीज, ठीक है ना, मैं डायरेक्टली टू व्हीलर कंपनीज के ऊपर जा रहा हूं जिससे कि हम उसको ज्यादा अच्छे से समझ सकें, कि आपने दो चीजें दी है। आपने दिया एक तो टू व्हीलर, और आपने उसके साथ बात किया है सर्विस की, जो आप आने वाले एक साल तक के 3 बार 4 बार जितने बार भी होगा फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लेट से आपने दोनों को मिला के 60,000 रुपीज लिया है। तो वी नीड टू डिटरमाइन फेयर वैल्यू ऑफ द टू व्हीलर विदाउट सर्विस एंड फेयर वैल्यू ऑफ द सर्विस एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट का फेयर वैल्यू निकालना तो बहुत ईजी है, मतलब नॉर्मली आप जितना चार्ज करते हो वो सर्विस एलिमेंट की फेयर वैल्यू हो गई। फॉर आवर एग्जांपल लेट्स अज्यूम इट टू बी 5,000 एंड लेट्स अज्यूम टू व्हीलर का कॉस्ट टू बी 55,000 रुपीज। अब होगा क्या? अब होगा ये कि 55,000 रुपीज को तो इमीडिएटली रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे जिस दिन वो कस्टमर आया, पूरा फुल एंड फाइनल पेमेंट किया और अपने साथ गाड़ी लेके चला गया। यानी वो शोरूम में वो बढ़िया मुहूर्त वगैरह करते हैं, फोटो वोटो खिंचाते हैं ना, हो गया, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। पर जो 5,000 है उसकी रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड नहीं होगी। जब वो पहली बार सर्विस के लिए आएगा कुछ हिस्सा रिकॉर्ड होगा, फिर दूसरी बार सर्विस के लिए आएगा कुछ और हिस्सा रिकॉर्ड होगा, फिर अगली बार सर्विस के लिए आएगा कुछ और हिस्सा रिकॉर्ड होगा। सपोज कीजिए ये एक साल का सर्विस कॉस्ट है और एक साल में वो बंदा 2 बार आएगा, लेट्स अज्यूम टू, हमारी सिंप्लिसिटी के लिए। तो हर 6 महीने में, हर 6 महीने में हम उतनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। हर 6 महीने में जितना हमारा रेवेन्यू का पार्ट बनता है उतना रेवेन्यू हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? विच मीन्स आज जब वो आपको पैसा देके गया, कैश अकाउंट डेबिट 60,000, तो आज हम रेवेन्यू दिखाएंगे 55,000 की, और हम कस्टमर लायबिलिटी दिखाएंगे 5,000 की। और ये कस्टमर लायबिलिटी ओवर द पीरियड थोड़ी थोड़ी करके रेवेन्यू में ट्रांसफर की जाएगी। यानी ईयर एंड पे इतना कुछ अमाउंट, इसका कुछ अमाउंट अक्रूवल बेसिस पे रहता होगा। रिमेंबर, दिस इज नॉट वारंटी। मैं वारंटी की बात कर ही नहीं रहा आप लोगों से, ये वारंटी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वारंटी के लिए प्रोविजन बनता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 डील करता है। अब देखो ये है बजाज ऑटो की एनुअल रिपोर्ट 1920। पेज नंबर ये आपको उनके वेबसाइट पे इन्वेस्टर्स प्लेटफॉर्म पे करीब करीब मिल जाएगी। इनके ऊपर पेज नंबर 138, ठीक है, पेज नंबर 138,
इस पे दिया हुआ पेज नंबर शायद कुछ और हो, 136 दिया हुआ है, पर ये एक्चुअल में आप देखेंगे आपके नोट्स में तो वो पेज नंबर 138 बनता है। यहाँ नीचे दिया गया है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। अब देखिए 115 के बारे में पहले तो क्या बोलते हैं, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कंट्रोल ऑफ गुड्स, व्हीकल और पार्ट्स एंड सर्विस हैज बीन ट्रांसफर्ड at an amount which reflects consideration which the company expects to be entitled in exchange for the service. The time when the company transfers the goods may differ from the timing of customer's payment. Customer जो payment दे रहा है उससे revenue recognition का time अलग हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं उनकी बैलेंस शीट में कुछ नोट्स टू अकाउंट्स, यानी हम बैलेंस शीट के ऊपर जाते हैं, यानी बैलेंस शीट के शेड्यूल्स के ऊपर इन शॉर्ट। तो मुझे लाइबिलिटी साइड पे जाना है, अदर करंट लाइबिलिटीज, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, ये उसी पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड है, उसी पर्टिकुलर कंसेप्ट से। नीचे आप रेवेन्यू में देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टू कस्टमर्स, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, और उसके बाद कई तरह की रिसीट्स आपको बताई गई है अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये वही पर्टिकुलर एक जो अमाउंट है जो अक्रू हुआ, जो साल भर के एंड की कुछ सर्विस एलिमेंट है, सर्विस एलिमेंट जो अब तक प्रोवाइड नहीं की गई है, इसलिए अक्रूड पड़ी है, तो एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर हेड में पड़ी होगी, ठीक है। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है हमारा IRCTC का। IRCTC, अब IRCTC भी नाम नोन है, लेटेस्टली इन्होंने अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट लाई थी। अब अगर मैं IRCTC की बात करूं तो IRCTC क्या करता है, IRCTC टिकट बुकिंग वगैरह सब कुछ करता है इंडियन रेलवे के लिए, प्लस ये लोग कुछ स्पेशल ट्रेन भी चलाते हैं उनके बिहाफ में। तो इन लोगों को लाइसेंस दिया गया है, इनको राइट दिया गया है ये पर्टिकुलर टिकटिंग सर्विस एंड अदर एस्पेक्ट्स पूरे के पूरे कैरी आउट करने के लिए। सो दे हैव दिस पर्टिकुलर लाइसेंस एलिमेंट एंड दे ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट दीज लाइसेंस टू अदर्स, कई तरह के, जैसे कि केटरिंग सर्विस है, इसका लाइसेंस उन्होंने कई सारे लोगों को देके रखा है, और ऐसी दूसरी भी चीजें रहती है। अब सीधी बात है, ये जो भी चीजें हैं इनसे रिलेटेड इनको रेवेन्यू होती है, किसी को आप लाइसेंस दे रहे हैं तो लाइसेंस से रेवेन्यू हो रही है। अब ये तो टाइम पीरियड रिलेटेड लाइसेंस होता है, जैसे कि मैंने अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्लासेस चलाने के लिए बोला है 1 साल के लिए, तो आपने मुझे अगर वो 1 साल के लिए कुछ पैसा दिया है, तो वो पैसा मेरी इमीडिएट रेवेन्यू नहीं है ना, वो मेरा रेवेन्यू ओवर द पीरियड है, ओवर द पीरियड है। वैसे यहाँ पे जब लाइसेंस दिया IRCTC ने किसी को, फूड केटरिंग सर्विस का दिया है, बेड रोल बेडशीट्स का लाइसेंस दिया है, या कोई और इस तरह के राइट्स और लाइसेंसेस देके रखे हैं, तो इन लाइसेंसेस के बदले में उनको होता है रेवेन्यू। तो वो लोग इस रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अक्रूवल बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे। हम देखते हैं पेज नंबर आई बिलीव 108, मैं फिर भी एक बार 110, यस, इनके इसमें 102 पेज नंबर है, पर ऐसे देखेंगे तो इफेक्टिवली 108। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कॉर्पोरेशन इज इन द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग केटरिंग सर्विस, बेडरोल सर्विस, डिपार्टमेंटल केटरिंग यूनिट्स, मैनेजिंग रेल यात्री निवास, रेलवे होटल्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस, अवॉर्डिंग लाइसेंस फॉर ऑपरेटिंग फूड प्लाजास। तो देखिए यहाँ पे आपने लाइसेंस देके रखा है, स्टैटिक केटरिंग स्टॉल्स, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स, जो आप रेलवे पे जाते हैं तो बहुत सारे स्टॉल्स लगे रहते हैं खाने पीने के, वो सारे के सारे, रेल टिकट थ्रू इंटरनेट, मैनेजिंग रेल संपर्क, बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई है। कंपनी रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू फॉर कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स बेस्ड ऑन 5 स्टेप्स। तो ये तो आपको जो 5 स्टेप रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बोले गए हैं वो दिए हुए हैं। फिर उन्होंने और भी कई सारी बातें बताई है, सेल ऑफ रेल नाइनर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर फूड बेवरेज आइटम्स इज रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट व्हेन द गुड्स आर सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड। इनकम फ्रॉम इंटरनेट टिकटिंग on the basis of value of service charges earned on the sale of ticket through corporation's website। देखिए जब आप कोई टिकट को बुक करते हैं, जब कोई टिकट को बुक करते हैं तो आप रेलवे चार्जेस पे करते हैं। अब आप टिकट को अगर आगे जाके कैंसिल भी कर देते हैं तो रेलवे चार्जेस तो रिफंड नहीं होते, वो तो गए। तो वो जो रेलवे चार्जेस है उसे ये लोग इमीडिएटली रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम लोग वो इमीडिएटली जैसे ही सेल हुआ तब रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। कैंसिलेशन चार्जेस अलग हो गए, तो टिकट कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, इन लोगों का हेडेक नहीं है उतना comparatively। इनकम फ्रॉम केटरिंग सर्विसेज, ऑनबोर्ड केटरिंग, कंसेशन फीस। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ लाइसेंसेस वगैरह की बात की है, मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ नहीं रहा, आप एक बार पढ़ सकते हैं, खुद एक बार ओपन करके देखिएगा, बहुत सारी बातें पता चलेगी। यहाँ उन्होंने बोला इनकम इज रिकॉग्नाइज ऑन अक्रूवल बेसिस, मंथली बेसिस, जो कंसेशन फीस दी गई है, कोई लाइसेंस फीस है,
आपको दिखेगा मोस्टली ये सारे के सारे जो इनकम है वो अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज होते हैं। फॉरफीट हो गया अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो फॉरफीचर के ऊपर हो सकता है कुछ पैसा लौटाना पड़े या फिर कुछ पैसा आपको रीइंबर्समेंट के तौर पे या पेनल्टी के तौर पे मिले, और कुछ अमाउंट ऐसी हो सकती है जो शायद दिखाई नहीं गई होगी। जैसे रफली एक एग्जांपल लेते हैं, 1,20,000 रुपए की लाइसेंस है, 10,000 रुपए महीना दिखाना है, 5 महीने बाद लाइसेंस कैंसिल कर दिया, 5 महीने बाद लाइसेंस कैंसिल कर दिया, 50,000 रुपए का रेवेन्यू दिखा चुके हो, 70,000 का रेवेन्यू नहीं दिखाया। कैंसिलेशन पे 30,000 काट के बाकी का पैसा उसको, मतलब ये 50 + 30 80,000 काट के बाकी का पैसा लौटा दिया, 40,000। 50,000 की रेवेन्यू दिखा चुके हो 1,20,000 में से, आपने 80,000 काट के उसको 40,000 लौटा दिए, तो 30,000 की रेवेन्यू दिखनी बची, 30,000 की रेवेन्यू दिखनी बची। ये 30,000 रुपीज की रेवेन्यू, ये 30,000 रुपीज की रेवेन्यू इमीडिएटली ऑन द डे ऑफ फॉरफीचर रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी। क्लियर है? तो ये सारी की सारी बातें बताने हैं। मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूं या शेड्यूल्स दिखाता हूं, कुछ बात चीजें हम शेड्यूल में देख लेते हैं। हम लायबिलिटी साइड पे जाएंगे, डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड पोर्शन, ये तो खैर डेफर्ड पोर्शन ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इंड AS 32 का पार्ट है, उसको छोड़ दीजिए। और कुछ आपके कस्टमर रिटर्न्स वाले अमाउंट होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मिलेंगे आगे देखने के लिए। एडवांसेस डाटा रिफंडेबल, ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वाली बात होगी। अनएक्सपायर्ड कंसेशन फी, अनएक्सपायर्ड लाइसेंस फीस, अनएक्सपायर्ड यूजर चार्जेस, एडवांसेस रिसीव्ड और रोलिंग, ये तो खैर डिपॉजिट्स वगैरह की बात होगी। ये सारे के सारे हैं आपके डेफर्ड रेवेन्यूज। ठीक है, अब बहुत ज्यादा स्पेशल कुछ नहीं है, बस बैलेंस शीट ओपन करके मैं आपको पूरा का पूरा बता रहा हूं। देखिए इंड AS 115 का इंपैक्ट कहां कहां देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही छोटा सा वीडियो है, इसीलिए एक छोटी सी बात और बोलूंगा। FRL, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की भी एक बार एनुअल रिपोर्ट ओपन करके देखिएगा। आगे कभी टाइम मिला मैं डेफिनेटली इसका भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जहां आपको वो लोग जो आपको पॉइंट्स वगैरह देते हैं ना, कि आप इतने पॉइंट्स के बदले में हमसे कुछ ना, हर बार जब आप परचेज करते हैं तो पॉइंट्स ऐड होते हैं, फिर वो पॉइंट्स के अगेंस्ट आगे जाके रिडीम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ कस्टमर लायबिलिटीज दिखेगी। ठीक है, एक बार ओपन करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ये वाला वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।